माँ, हाँ बेटा, बोलो। मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त डिनर पर आ रहे हैं माँ, तो खाना तैयार रखना। बेटा, कितने लोगों को खाना बनाना पड़ेगा? पहले तो तुम एक खांसी करना बंद करो। पूरे घर में खांसती फिरती हो। क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि खांसते समय मुंह पर हाथ रख लेना चाहिए? अच्छा लगता है क्या? यही बात तो मैं इन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। घर में बच्चे भी हैं और ये है कि खुले मुंह खांसी करते रहते हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि खांसी करते समय कम से कम मुंह तो ढक ले। बेटा, मैंने कितनी बार बोला कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मुझे कुछ दवाई ला करके दे दो। ठीक है माँ, रोनी तुम्हें डॉक्टर के पास भी ले जाएगी और दवाई भी दिलवा देगी। अरे कुछ नहीं हुआ है माँ जी को। ये खांसी इनकी चटोरी जुबान के कारण है। ये अपने स्वाद के चक्कर में कुछ भी खट्टा मीठा खाते रहते हैं, तो खांसी होगा ही होगा। ये अपना उल्टा सीधा खाने पर लगाम लगाएंगे ना, तो खांसी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, दोपहर में एक मेरा जरूरी लेटर आने वाला है, वो तुम ही याद करके रख लेना। और हाँ, रात का खाना तुम ही बना लेना, माँ को नहीं लगने देना, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ऑफिस से 4-5 मेरे दोस्त आ रहे हैं, तो उनके लिए खाना तुम अच्छे से बना लेना। अरे मैं कैसे बनाऊंगी 4-5 लोगों को खाना? मुझे तो आज शॉपिंग पर भी जाना था और शाम तक किट्टी पार्टी भी है। मेरे पास तो वक्त जरा सा भी नहीं है। अरे यार रोहिणी, बस एक दिन का ही तो बात है, अपनी किट्टी पार्टी कैंसिल कर लो और रात को अच्छा खाना बना करके रखना। मैं अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस। कोई काम ना करना पड़े इसीलिए ना खांसी का बहाना बनाकर बैठ जाते हैं। आपकी सारी चाल मैं अच्छे से समझती हूँ। आपको कुछ काम तो है नहीं, यही काम कर लेती। वैसे भी दिन भर तो बिस्तर पर ही पड़ी रहती है, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते रहती है। अरे थोड़ा सा काम कर लेती तो थोड़ी ना आप घिस जाती। ये माँ जी के कारण सब हुआ। अच्छा खासा मैं अपना किट्टी पार्टी एंजॉय कर रही होती। इनको खांसना अभी ही था। सारे मेहमान तो चले गए हैं, लेकिन आज बर्तन तो मैं धोऊंगी नहीं। चलिए ना, मैं तैयार हो गई हूँ। बच्चे लोग कहाँ हैं? बच्चे लोग तो बाहर खेल रहे हैं, हम लोग को ही इंतजार कर रहे हैं बच्चे लोग। चलिए जल्दी चलिए। अरे बेटा, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, बच्चे लोग काफी दिन से बोल रहे थे कि संडे को मुझे घूमने जाना है, इसलिए बच्चे लोग को लेकर के जा रही हूँ घूमने। अच्छा माँ जी, 1 मिनट। रात का थोड़ा सा बर्तन किचन में पड़ा हुआ है, वो धो करके अच्छे से रख दीजिएगा। और हाँ, हम लोग रात तक आएंगे तो रात का खाना बना लीजिएगा। हाँ माँ। ये थोड़े से बर्तन है, लगता है रात का बर्तन बहू धोई नहीं है। मैं क्या मंदिर गई, बहू ने तो अपने लिए नाश्ता बना करके खा पी करके निकल गई, लेकिन उसे मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं हुआ कि घर में बूढ़ी सास भी है, उसके लिए भी मैं कुछ बना करके जाऊं। वैसे भी मेरा बेटा तो शादी से पहले भी मेरा कद्र नहीं करता था, अब तो इसकी शादी हो गई है, तो शादी के बाद भला मेरा कद्र क्यों करेगा? कहा जाता है कि सास बहू पर कमांड करती है, लेकिन मेरे यहाँ तो उल्टा ही है कि बहू के आते के साथ ही बहू ने काम वाली को निकाल दिया और काम वाली के सारे काम मुझे पकड़ा दिए उसने, और मेरे बेटे को भी अच्छा खासा अपनी मुट्ठी में ले ली। मेरे बेटे को भी बोल दी कि इस उम्र में माँ जी का हाथ पैर चलते रहना चाहिए। यह कह कर वो काम वाली को हटा दी। ये क्या बना दिया माँ? क्या हुआ बेटा? मैं तो रोज के जैसा ही बनाई हूँ। रोज के जैसे बनाई है? तुम तो सब्जी में मसाला ही डालना भूल गई। इतना फीका खाना तो मरीजों को भी नहीं दिया जाता है। माँ, तुम्हें ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता है क्या? इससे अच्छा रहता कि हम लोग बाहर ही खा करके आ जाते हैं। आखिरकार मैं इतना कमा क्यों रहा हूँ माँ? ये फीका और बेसवाद खाना खाने के लिए इतना कमा रहा हूँ मैं। सच में ये खाना खाने लायक नहीं है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? रोहिणी, हाँ बोलिए। माँ का अभी तक खांसी ठीक नहीं हुआ है क्या? माँ जी के बारे में मेरे से मत कुछ पूछिए, समझे ना? माँ को दिखवाना ही पड़ेगा। सुनो, माँ को तैयार कर दो, मैं अभी इसे हॉस्पिटल में ले जाकर के दिखवा देता हूँ। उन्हें तैयार क्या करना है? जैसे है वैसे लेकर के जाइए हॉस्पिटल। पता नहीं इतना लेट क्यों हो रहा है। उन लोग को गए हुए 2 घंटा हो गया, अभी तक हॉस्पिटल से घर नहीं आए हैं। क्या हुआ, इतना लेट क्यों हो गया? तुम उठो और जाओ, माँ के दवा खाने के लिए पानी लेकर के आओ। पर हुआ क्या है इन्हें? डॉक्टर के चेकअप करने के बाद डॉक्टर को पता चला कि माँ को लगातार खांसी रहने की वजह से माँ को टीबी हो गई है। क्या? हाँ रोहिणी, माँ का थोड़ा टीबी की बीमारी में थोड़ा लंबा इलाज चलेगा। माँ कहाँ जा रही है? तुम बैठो यहाँ,
दवाई कैसे लेना है आज मैं समझा देता हूँ, बाकी समय में खुद से ही तुम दवाई लेना। 1 सप्ताह हो गया, अभी तक मेरा दवा नहीं लेकर के आया बेटा। एक बार पूछ ही लेती हूँ। बेटा, क्या हुआ माँ? बेटा 10 दिन से मेरी दवा खत्म हो गई है, दवा ला देता ना। ठीक है माँ, मैं ला दूंगा। क्यों, दवा क्यों नहीं ला कर दे रहे हैं माँ जी को? अरे रोहिणी मैं क्या बोलूं, ये माँ की इतनी लंबी दवा चलेगी ना, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, मैं कहाँ से ला करके दूं दवाई से। तो फिर दिन भर ये खाते ही रहेंगे घर में, आप जानिए और आपकी माँ जाने, मुझे क्या मतलब है। लगता है बेटा दवा नहीं लेकर के आया, एक बार बहू से ही पूछ लेती हूँ। बहू, बहू, अब आपको क्या हुआ? दिन भर तो आप खाते रहती है। बहू मेरा बेटा दवा नहीं लाया। आपको समझ में नहीं आता है क्या? अरे वो दवा नहीं लाकर दे रहे हैं तो उनके पास पैसा नहीं होगा, इसलिए दवा लाकर नहीं दे रहे हैं। और क्या जरूरी था आपको टीवी का बीमारी पकड़वाना? कहाँ से बेचारे इतना खर्चा करेंगे? अरे बहू, घर के बाकी सारे काम तो हो रहे हैं ना, और मेरा बेटा इतना अच्छा पोस्ट पर है, कैसे नहीं उसके पास पैसा होगा। बहू जरा बोल बहू मेरे बेटे से, मेरे दवा लाने के लिए। ये खास खास करके तो लगता है कि मैं मर जाऊंगी। तुम मर जाइए, जिंदा क्यों अब तक? मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। एक मेरा पति था, जिंदगी भर तकलीफ मुझे दिया। कितने तकलीफों से मैंने अपना बेटा को पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ा होने के बाद मेरा बेटा भी मेरी रिस्पेक्ट इज्जत नहीं दिया। उसके बाद भी दिल पर पत्थर रख करके इसे सब कुछ मैंने दिया। लेकिन आज के दौर में माँ बीमार पड़ी हुई है और बेटा के पास पैसा नहीं है। ये मेरी सास तो दिन भर बिस्तर ही तोड़ते रहती है और ऊपर से इनके इलाज के खर्चे। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। ये माँ जी के रहने से तो मेरा खर्चा ही बढ़ रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है। ये माँ जी के कारण ही घर में काम वाली को हटाई थी, लेकिन आज वो सब काम मुझे ही करना पड़ रहा है। और वैसे भी ये माँ जी तो मेरे काम के लायक नहीं है, दिन भर बिस्तर तोड़ते रहती है और खास खास करके तो वैसे ही दिमाग खराब करके रखी हुई है। और वैसे भी जितने की माँ जी की दवा आती है ना, उतने पैसों में तो एक काम वाली को मैं रख लूंगी। आपको पता है ना कि मेरी बहन का इसी शहर के कॉलेज में दाखिला हुआ है। अरे हाँ बाबा, मुझे पता है। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना कि क्यों ना मेरी बहन मेरे घर में आकर के रहे। हाँ तो रह लेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे तो कैसे, किस रूम में वो रह लेगी? हमारे घर में तो 2 ही रूम है, एक में हम लोग रहते हैं, दूसरे में माँ जी रहते हैं। तो मेरी बहन आएगी तो कौन सा रूम में रहेगी? और वैसे भी आपकी माँ तो दिन रात खांसते रहती है और मुझे तो डर लगता है कि मेरे बच्चों को भी इनका इन्फेक्शन फैल ना जाए। तो आप ऐसा कीजिए, अपनी माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ाइए। बेकार ही एक कमरा को घेर के रखे हैं। अगर माँ जी वृद्धा आश्रम में चले जाएंगे तो उनका कमरा मेरी बहन का काम आ जाएगा। रोहिणी तुम होश में तो हो ना? तुम्हें मालूम है कि तुम क्या बोल रही है? मैं माँ को कैसे वृद्धाश्रम में छोड़ सकता हूँ? अरे माँ के बारे में भी तो कुछ सोचो ना। फिर मेरी भी तो, मेरी माँ पर कुछ जिम्मेदारियां हैं। सोहम, अब इमोशनल होने की समय नहीं है। अरे प्रैक्टिकल होकर के सोचिए ना। माँ जी तो पूरे दिन बीमार ही रहती है, घर का कोई काम भी नहीं करती और उनकी दवाइयों का भी खर्च कम नहीं है। उनकी दवाइयों का बोझ हम लोग को सर से हटेगी ना, तो उनके जगह पर एक काम वाली को मैं रख लूंगी। हम मुझसे अकेले ये घर का इतने सारे काम नहीं किए जाते। हमारा जितना जिम्मेदारी बनती थी उतना तो हमने कर दिया, अब हमारा भी परिवार है। मुझे तो नहीं लगता कि अब हम लोग को उन पर ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। और फिर बिना मतलब एक कमरा घेर करके रखी है। मेरे परिवार वाले आएंगे तो क्या सोचेंगे कि मैं एक कमरा अपनी बहन को नहीं दे सकती हूँ। अब मैंने फैसला कर लिया है कि आप कल ही माँ जी को सामान पैक करने के लिए बोल दीजिए और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ करके आ जाइए। ठीक है रोहिणी, शायद तुम ठीक बोल रही है, मैं माँ से बात करता हूँ। मैं वृद्धाश्रम चली जाऊँ, पर क्यों चली जाऊँ? ये घर मेरे बेटे का है। क्या मेरे बेटे का घर पर मुझे रहने का अधिकार नहीं है? मेरी बहू ऐसे कैसे कर सकती है कि मैं पूरे कमरा घेर करके बैठी हूँ? इतनी तकलीफ सह करके जिस बेटे को इस दुनिया में लेकर के आई, हालातों से लड़ करके, पाल पोस करके पढ़ाया लिखाया, कांटों भरे रास्ता पर चलते हुए अपने बेटे पर आंच नहीं आने दी। बिना बाप के बेटे को, उसको अपने पैरों पर इतना मुश्किल से खड़ा किया। मेरे बेटे के सर पर छत है तो सिर्फ मेरे बदौलत, और आज वही बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहा है।
मेरी त्याग और तपस्या का यही फल मिल रहा मुझे। आखिरकार मेरा ही खून अच्छा होता तो बहू की क्या हिम्मत थी ऐसी बातें करने की। अगर कमरा खाली करवाना ही था तो इसके लिए मुझे वृद्धाश्रम में भेजने की क्या जरूरत थी। मैं तो हॉल में भी सो जाती, नहीं तो स्टोर रूम में ही रह लेती। बेटा, नहीं नहीं, कौन सा बेटा, अब वह मेरा बेटा रहा ही नहीं। ये माँ जी आज इतना लेट से सोए हुए क्यों है? पता नहीं कब उठेंगे और कब मेरे हस्बैंड बात करेंगे अपनी माँ से रूम खाली करने के लिए। लेकिन 1 घंटा हो गया, माँ जी का रूम से खांसने का आवाज नहीं आ रहा है। मुझे ही देखना पड़ेगा कि माँ जी सुबह से कर क्या रहे हैं। माँ जी नहीं है। अरे क्या हुआ रोनी? माँ जी नहीं है। क्या क्या बात कर रही है तुम? अरे माँ जी के रूम में एक पेपर है, क्या लिखा हुआ पढ़िए ना जरा। मेरे प्यारे बेटा सोहम, हमेशा खुश रहो तुम। मेरा बेटा बहू मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये जानने के बावजूद भी ना जाने क्यों मेरे मन से तुम्हारे लिए दुआएं ही दुआएं निकल रही है। मेरे अपने बेटे होते हुए तुम मुझसे पराये कब हो गए, यह मुझे समझ में नहीं आया। शायद इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। ना जाने एक माँ वृद्धावस्था में पहुंचकर अपने ही बच्चों पर, बहू और बेटे पर बोझ कैसे बन जाती है। तुम दोनों मेरे भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हो वो तो रात में ही मैंने सुन लिया था, लेकिन मुझे मेरी आगे की जिंदगी कैसे बितानी है इस बात का फैसला तुम दोनों को हरगिज नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई निर्जीव सामान नहीं हूँ जिसे तुम उठाया और फेंक दिया। मैं सिर्फ बूढ़ी हुई हूँ लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तुम लोगों को घर छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। आशा है कि मेरे जाने के बाद भी तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी के सिर पर पड़ा बोझ खत्म हो जाएगा और तुम लोग आराम से सुख चैन से जी सकोगे। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारी अभागी माँ। दीदी, जीजू, कहाँ हैं आप लोग? अरे क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना ये सब, चलिए मेरी बहन आई है। अरे जीजू, आज तो मेरा सारा पसंद का खाना आपने मंगवाया था। क्यों नहीं खाना तुम्हारा पसंद का मंगवाता? आखिरकार इतने दिनों बाद मेरी साली जो आई है घर पर। दीदी, मैं कभी नहीं सोची थी कि तुम्हारा बेटा इस तरह से तुम्हारे साथ करेगा। अगर तुम मेरे से रात में फोन नहीं की हुई रहती तो बता आज तुम कहाँ रहती दीदी। पर कोई बात नहीं दीदी, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। लगभग दवा तो तुम्हारा 3 महीना का मैं ले आई हूँ। ऐसा करो ना दीदी, चलो मेरे घर ही रहो तुम। नहीं नहीं सुनैना, अब मैं किसी के सहारे नहीं चलना चाहती हूँ। अब मैं बस अपना माँ पापा का घर में ही रह करके आगे का पूरा जिंदगी बिताना चाहती हूँ, अगर तुम लोग का एतराज ना हो तो। अरे दीदी, एतराज किस बात की है? तुम हमारी बहन है और भला मेरी बहन के साथ कुछ गलत हो, एतराज किस बात की? तुम आराम से माँ पापा के घर में रहो। और वैसे भी हमारा भाई तो नहीं था, जो था हम लोग का ही था। इस बुढ़ापे में एक छोटे से घर में क्या ही समय लगाऊंगी? पापा माँ का कुछ जमीन खरीद पड़ा हुआ है, अगर तुम ठीक हो जाओ तो धीरे धीरे उसमें खेती करवाओ। हाँ सुनैना, तुमने ये बात बिल्कुल सही बोली, आगे मैं यही करने वाली हूँ। और हाँ दीदी, राशन का कुछ सामान मैं किचन में लाकर रख दी हूँ। और दीदी बुरा मत मानना, कुछ ये पैसे रख लो तुम। सुनैना, अभी तो मैं ये पैसे रख लेती हूँ, लेकिन हाँ मैं वादा करती हूँ कि अगर भविष्य में मेरा सब कुछ सही रहा ना तो मैं पैसे वापस लौटा दूंगी। और ये जो खेत का बात कर रही है ना, अगर फसल अच्छे होंगे ना तो उसमें से जो भी बन पड़ेगा मैं तुम्हें दे दिया करूंगी। अरे नहीं दीदी, ऐसा क्यों बोल रही है? भला मैं इस बुढ़ापे में ये हक वक लेकर के क्या करूंगी? मैं तो ये सोच करके संतुष्ट हूँ, आखिरकार मेरा मायका मिल जाएगा जहाँ मेरी बड़ी दीदी मेरा तो इंतजार करेगी ना। 6 महीना पर 3 महीना पर तुमसे तो उसी बहाने मिलने तो आ जाया करूंगी ना। और इसमें से पैसा दीदी कुछ मजदूरों को दे करके खेती का काम चालू करवा लो। ठीक बोल रही है सुनैना तुम, अब मैं बाकी का जिंदगी यही सब में लगाऊंगी। मैं अब मैं अपने बेटे बहू के बारे में जरा सा भी नहीं सोचूंगी। वाह, इस बार तो मेरा पैदावार पहले के मुताबिक कुछ ज्यादा ही होगा। अरे दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया, अकेले होकर इतने कम समय में इतना आपने तरक्की कर लिया। दीदी आप यहाँ हो? अरे हाँ सुनैना। वही तो दीदी, मैं अभी घर ही गई थी तो ताला बंद था, तो मैं सोची दीदी तो अपने ही जगह पर होगी, इसलिए मैं दौड़े दौड़े यहाँ आ गई। वाकई में दीदी, इतना कम समय में आपने बहुत तरक्की कर लिया। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि यहाँ पे मेरी दी हुई सारे पैसे आपने लौटा दिया। और भगवान का शुक्र है कि आपकी सारी बीमारियां खत्म हो गई।
सही बात बोल रही है सुनैना। मैं जब से अपना यहाँ घर आई हूँ ना, तो पता नहीं यहाँ का पर्यावरण में क्या ऐसा है कि यहाँ आते के साथ मेरी सारी बीमारियाँ, सारी चिंताएं सब दूर हो गई। सच में दीदी, आप जो यहाँ आए ना, मेरी माँ मिल गई। आपने तो मेरी माँ ही दिखती है दीदी। सही बोल रहे हैं दीदी, ये मालकिन ना बहुत ही दयालु है। यहाँ तो बहुत सारी औरतों को इन्होंने काम दिलवाया है। मेरे जैसे कई विधवा और बुजुर्गों को हमेशा दीदी मदद करती है। सही में दीदी, आपने बहुत अच्छा किया। हाँ सुनैना, यहाँ तो आने के बाद मुझे जीने का एक लक्ष्य ही मिल गया। आपको पता है दीदी, ये मालकिन ने यहाँ क्या क्या किया है गाँव में? अरे नहीं पता है तो बता दो तुम ही, क्योंकि मेरी दीदी तो बताने वाली नहीं है। दीदी, गांव में लड़कियों लोग को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आपको पता है सब किसके कारण हुआ है दीदी? सब मालकिन के कारण हुआ है। ये मालकिन का कहना है कि हर लड़कियों को अपने पैर पर खड़ी होना चाहिए, ताकि पढ़ लिख कर अपना भविष्य का फैसला खुद कर सके, ना कि अपना पति और बेटे पर निर्भर रहना पड़े। थैंक यू दीदी, आपने इतना अच्छा अपना जिंदगी बना लिया। मैं तो बराबर यही सोचती रहती थी कि मेरी दीदी अकेले गाँव में क्या कर रही होगी। अरे सुनैना, इतना भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी दीदी इतनी कमजोर नहीं है। मैं वही हूँ सुनैना, जो किसी समय अपने बेटे बहू के दबाव में दब करके एक कोने में रहा करती थी। उसी कारणवश तो सुनैना मैं इतना चट्टान के जैसे खड़ी रही, हर समय काम पर दिमाग लगा कर रखी। जब भी मेरे बेटे और बहू की याद आती थी ना सुनैना, उस टाइम मैं और डबल काम करना चालू कर देती थी। मैंने तो अपने छोटे छोटे कोशिश से बड़े बड़े काम करते गई, मुझे पता ही नहीं चला। रोहिणी, अरे क्या हुआ? तुम्हें पता है माँ के तो गांव गांव शहर शहर में पूरा नाम हो रहा है। क्या? अरे हाँ रोहिणी, मैं तो अभी बाहर चाय पी रहा था तो पेपर में देख करके आया हूँ। पेपर में तो माँ का फोटो भी छपा हुआ है। तब तो बहुत अच्छा है जी। मैं तो कभी सोची नहीं थी कि माँ जी यहाँ से निकलकर सीधे चोटी पर ही पहुँच जाएंगे। इतना ही नहीं रोहिणी, तुम्हें पता है माँ को तो बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है, और नगद राशि अलग से ही। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। और वैसे भी हम उनके इकलौते बेटा बहू हैं। वो अपनी जायदाद हमें नहीं देंगी तो और किसे देंगी? आखिरकार उनका जायदाद पर हम लोग का ही हक बनता है। हाँ रोहिणी, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है तुम। तो ऐसा कीजिए ना जी, चलिए कल सुबह ही टिकट करवाइए और हम लोग सुबह के सुबह ही गाँव पहुँचते हैं। ठीक है रोहिणी, जाओ गाँव जाने का तैयारी कर लो। इसमें मैं क्या पीछे रहूंगी? मालकिन जी तो किसी समारोह को उद्घाटन करने के लिए बाहर गई हैं। तो कब तक आएगी माँ? थोड़ी देर में आते ही होंगे। सुनिए ना, चलिए ना हम लोग बाहर थोड़ा देखते हैं माँ जी ने यहाँ क्या क्या कारनामे किए हैं। हाँ ठीक बोल रही है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि माँ ने क्या क्या की है। वाकई में रोहिणी, इतना कम समय में मेरी माँ ने इतना कुछ हासिल कर लिया। तो अच्छा है ना जी, ये सब तो हमारा ही है ना। है? माँ ने कार भी ले लिया और साथ में ड्राइवर भी है। सच में, ये बेचारी सी घर में रहने वाली माँ जी जो कभी अपने दवा के लिए गिड़गिड़ाती थी, आज तो ये कार पर चल रही है माँ जी। माँ, अब यहाँ क्या करने आए हो तुम लोग? नमस्ते माँ। माँ, मैं तो तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। तुम्हारे जाने के बाद माँ, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे। जब से माँ हमारे घर से तुम गई है ना, तब से तो मेरा मन का सुकून ही चला गया है। हम दोनों को अपने किए पर बहुत पछतावा है माँ। माँ, अब तुम अनजान लोगों के बीच नहीं रहेगी। बस माँ, अब तुम अपने घर में अपने परिवार के लोगों को साथ रहेगी, और आप अपनी खेती हमारे हवाले कर दीजिए। ये जिम्मेदारी मैं लूंगा माँ। मेरे होते हुए मेरी माँ इतना काम करे, अब ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा माँ। हाँ माँ जी, अब आपके बेटा बहू आ गए हैं, आप अकेले नहीं है माँ जी। आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी, अब हम सब संभाल लेंगे माँ जी। मुझे तुम दोनों से इसी बात की उम्मीद थी, जो तुम लोग सगी माँ को घर से बाहर निकाल कर बेसहारा कर सकते हो। ओ इन असहाय बेघर लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? तुम लोग को क्या लगता है कि मैं तुम लोग को बहकावे में आ जाऊंगी? बेटा, मैंने तुम लोगों से ही सीखा है कि दुनिया में सगे कोई नहीं होते हैं। जिन लोगों के बारे में तुम बोल रहे हो ना कि वो लोग तुम्हारे पराये हैं, असल में तो वो लोग ही मेरे अपने हैं। और हाँ, अब मैं एक आत्मनिर्भर महिला हूँ। मैं अपने बेटे और बहू पर बोझ नहीं हूँ। मैं इस जिंदगी में बेहद खुश हूँ। जो अपमान मुझे तुम्हारे साथ रह करके मिला, वह अपमान तो मेरे लिए दरअसल वरदान साबित हुआ। सच कहूँ तो मुझे जिंदगी का मतलब ही उस घर से निकलने के बाद ही पता चला। बेटा, अब तो मुझे ये सम्मान भरी जिंदगी रास आ गई है, और मैं तुम लोग के साथ तो हरगिज रहना नहीं चाहती हूँ। अब ये सब लोग ही मेरे परिवार हैं। और जहाँ तक रही संपत्ति की बात, तो मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी तुम्हें इस संपत्ति से
नहीं मिलेगा। रामू, हाँ मालकिन जी। यहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं, इनके लिए चाय नाश्ता का इंतजाम कर दो, क्योंकि मुझे एक उद्घाटन में जाना है। तो मैं उद्घाटन से 2 घंटे बाद ही लौटूंगी। तो मेहमानों को खातिरदारी अच्छे से करना। और हाँ, मेरे आने से पहले ये जो मेहमान आए हुए हैं ना, इन लोग को टाटा बाय बाय कर देना। जी मालकिन।